वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे रोज सुबह के 4 बजे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आता हूं डेली बेसिस के करंट अफेयर, जो कि आपके बीपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, रोज पढ़िएगा तभी आगे बढ़िएगा, अन्यथा सोचिएगा कि एग्जाम के डेट्स आएंगे तो हम पढ़ना शुरू करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आप अपने नॉलेज को भी लैक कर रहे हैं और अपने एग्जाम के लिए भी पीछे जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे पहली चीज बताना चाहता हूँ कि 66 बीपीएससी के लिए आप डेली बेसिस के करंट अफेयर तो पढ़े ही, उसके साथ साथ मंथली बेस्ड भी करंट अफेयर आपको पढ़ने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो कि मैंने अभी लास्ट डे आपको मंथली बेस का करंट अफेयर भी दिया है, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, लास्ट वाला जो वीडियो है। उसके अलावा मैंने इसका एक प्लेलिस्ट भी यहाँ पे बना रखा है, जिसके पास सारे जितने भी करंट अफेयर के वीडियो अभी तक हैं वो देख सकते हैं आप लोग एक एक करके, ठीक है। लेकिन मंथली वाला जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, एक दिन 50 क्वेश्चन है टोटल कंप्लीटली, और खासकर वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं और उसके थीम्स जो है उसको कवर अप किया गया है। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, फायदा ही करेगा। शाम को 6 बजे आपको दोस्तों एक वीडियो दिया जाता है, जो कि आपके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मॉक टेस्ट को लेकर है। जी हाँ, यहाँ पे हर चैप्टर से हर टॉपिक से क्वेश्चन उठा के आपको शाम को 6 बजे एक मॉक टेस्ट रखा गया है, तो इस मॉक टेस्ट को भी जरूर अटेंड करें आप लोग। चलिए, चैनल पे नए हैं तो शुरुआत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। पहला प्रश्न आ चुका है आपके सामने दोस्तों, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कौन सा है, किस दिन मनाया जाता है, एक्चुअली ये बताना है। देखिए, हर दिन से अगर क्वेश्चन उठाइएगा तो कहीं ना कहीं डेज वाले क्वेश्चन रिपीट होंगे ही, और हर महीने में कुछ ना कुछ ऐसा दिन होता है जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको मैं कराता रहूँगा। बाकी एंड ऑफ मंथ और मिडिल ऑफ मंथ में आपको कुछ अलग अलग टॉपिक भी लेकर देता रहूँगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, आंसर करेंगे यहाँ पे आप लोग, इट्स ए, नोट कर लीजिएगा आंसर क्या होगा, इट्स ए। 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, इससे जुड़ी हुई कुछ तथ्य हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, यह एक मिशन है जिसमें कि मौन तोड़ना, जागरूकता बढ़ाना कि दुनिया भर के जितने भी एमएचएम के आसपास नकारात्मक सामाजिक मानदंड है, किसके लिए, तो मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर इसको कम करना, इन सभी मानसिकताओं को कम करना, इसी के उद्देश्य से 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन्स डे 2020 का इस बार का थीम क्या था, तो पीरियड्स इन पेंडेमिक। जी हाँ, महामारी में पीरियड्स, ये एक इसका थीम था इस साल का 2020 का। ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एग्जाम में। इस विषय को चुनने के पीछे जो विचार किया गया कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को जो सामने आने वाली चुनौतियां होती हैं, यानी कि जो कठिनाइयां से गुजरनी पड़ती है उनको, उस महामारी से उनको खराब ना लगे और लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाई जाए, इस साल का ये थीम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कौन सी तिथि को है? चलिए, ये भी दोस्तों क्वेश्चन तिथि से ही आ गया यहाँ पे, तो नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों कि इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, तो एवरेस्ट जो है पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरनेशनल एवरेस्ट डे है दोस्तों, याद रखेंगे, इट्स ए 29 मई, नोट कर लीजिएगा, यह 29 मई को है एवरेस्ट डे, और ये इंटरनेशनली मनाया था। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो एवरेस्ट पर्वत है ये कौन से देश में है, तो ये इसका जो है नेपाल में है दोस्तों, याद रखिएगा। नेपाल की राजधानी क्या होती है, तो याद रखिएगा काठमांडू होती है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है, काठमांडू होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसके रिलेटेड कुछ चीज़ें दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ। यह दिन जो है नेपाल और न्यूजीलैंड से संबंधित शेरपा तेंजिंग नार्गो एवं एडमंड हिलेरी की स्मृति में घोषित किया गया। अब ये न्यूजीलैंड से क्यों संबंधित है, क्योंकि देखिए 29 मई सन 1953 को, जी हाँ, माउंट एवरेस्ट का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और दोस्तों इसमें नेपाल, चूंकि नेपाल में ये स्थित है, और मई 29 में सेरेंडिपिटी जो कि अब रेटेड है, जी हाँ, एक झटके में ही मेजर हरिपाल सिंह अहलुवालिया और माउंट एवरेस्ट के शिखर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है, तो ये 1965 में बने थे। ठीक है, न्यूजीलैंड से संबंधित है शेरपा तेंजिंग नार्गो, जो कि ये एवरेस्ट पे चढ़ने वाले, जी हाँ,
29 मई 1953 के ये पहले माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही हैं, ठीक है, इसलिए संबंधित है यहाँ से। दोस्तों यहाँ से जुड़े कुछ तथ्य हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कैपिटल ऑफ नेपाल काठमांडू, करेंसी यहाँ पे रुपया होती है, नेपाली रुपये चलती है यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर अभी यहाँ के हैं केपी शर्मा ओली, नोट कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज जो है हिंदी भी बोली जाती है, नेपाली भी बोली जाती है, ठीक है। चलिए, एक हिंदू राष्ट्र है ये नेपाल, याद रखिएगा। और अब इसको यहाँ पे लोकतांत्रिक देश बना दिया गया है, पहले ये हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना शुरू की है? चलिए, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री स्वराज योजना फॉर द रिटर्निंग माइग्रेंट्स? चलिए आंसर कीजिएगा। बिल्कुल आंसर होगा दोस्तों इट्स ए, उत्तराखंड सरकार ने ये योजना फिर से शुरू की है, ठीक है। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, उत्तराखंड जो हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य से एक अलग होकर राज्य बना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी देहरादून होती है और इसमें जो समर राजधानी होती है इसकी गैरसैंण में होती है, ठीक है। और यहाँ के सीएम जो हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, नाम नोट कर लीजिएगा, वैसे मैं आगे बताने वाला था इनके बारे में। और गवर्नर है ये बेबी रानी मौर्य है, यहाँ की गवर्नर यानी कि राज्यपाल, ठीक है। इंपॉर्टेंट तथ्य थे यहाँ से, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इसके रिगार्डिंग जो आपको मैं बताने वाला हूँ, पहला तथ्य ये लिखिएगा कि इस कार्यक्रम के तहत, इस योजना के तहत आवेदन करने वाले प्रवासी, जो भी ऐसे प्रवासी जो कि कोविड-19 के चलते अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं और उत्तराखंड के निवासी हैं वो, तो ऐसे प्रवासी जो कि संबंधित अधिकारियों से त्वरित मंजूरी मिल जाएगी और उनके आवेदन तत्काल सब्सिडी वाले बैंकों को भेज दिया जाएगा। और जो पहाड़ी जिलों में 25% और मैदानी जिलों में 15% के ये रखा गया है, ठीक है। दूसरा है कि यह योजना जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान करेगी। किसको? तो उन प्रवासियों को, ठीक है। चलिए, जो लोग बाहर से आए हैं और बेरोजगार होंगे तो उनको ये फायदा मिलने जा रहा है इस योजना के तहत दोस्तों, ठीक है। योजना के तहत आवेदन करने के लिए व्यक्ति को आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और आवेदक या उससे परिवार के सदस्य जो भी योजना के तहत यहाँ पे आएंगे केवल एक बार ही लाभान्वित होंगे, यानी कि परिवार में सिर्फ एक लोग को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट बनता है कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ से उद्देश्य लिख सकते हैं आप लोग कि युवाओं को स्वरोजगार यानी कि खुद का रोजगार क्रिएट करना, अवसर देना और रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिख के दी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से चीज़ें आपके एग्जाम मेंस में भी लिखने के लिए आपको कुछ टॉपिक मिल सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो खासकर उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमी और कुशल और अकुशल कारीगरों को, हस्तलिपियों को, बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय खुद शुरू करने के लिए प्रोत्साहन करेगी यह योजना। तो नाम याद रखिएगा इस योजना का क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, जी हाँ, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ठीक है, जो कि उत्तराखंड से शुरू की गई। और यहाँ की बेबी रानी मौर्य राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से है यहाँ पे। इन्फोसिस पार्टनर्स अप विथ विच फॉर द डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। देखिए डिजिटल धन प्रबंधन सेवाओं के लिए इन्फोसिस ने किसके साथ एक एमओयू पे हस्ताक्षर किया है, वो कंपनी का नाम बताना है, ठीक है। जल्दी से आंसर कीजिएगा नीचे। बिल्कुल, इन्फोसिस ने यह एक एमओयू पे हस्ताक्षर किया है दोस्तों, डिजिटल धन प्रबंधन को, सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है एवलॉक के साथ। जी हाँ, एवलॉक एक कंपनी है, जी हाँ, और इसके साथ ये साझेदारी हुई है दोस्तों इन्फोसिस की। इन्फोसिस एक आईटी सेक्टर की कंपनी होती है दोस्तों। यहाँ पे बता दें कि जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से एंड टू एंड, ठीक है, ई टू ई जो कहते हैं हम लोग इसको मार्केटिंग की भाषा में, एंड टू एंड धन प्रबंधन क्षमताओं को प्रदान करने के लिए इसको ज्यूरिख तिथि सॉफ्टवेयर एवलॉक के साथ एक रणनीति पर हस्ताक्षर हुआ है, यानी कि साझेदारी हुई है इन्फोसिस की, ठीक है, एवलॉक के साथ। दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट तथ्य कुछ यहाँ पे ये है कि इन्फोसिस का हेडक्वार्टर पूछ सकता है जो कि बेंगलोर कर्नाटका में है और प्रेसिडेंट यहाँ के मोहित जोशी हैं। अच्छा, एवलॉक के बारे में भी अगर यहाँ देखें हम तो हेडक्वार्टर दोस्तों यहाँ पे है स्विट्जरलैंड में, फ्री बेंच में, ठीक है, नोट कर सकते हैं। और सीईओ है इसके जॉर्ज हेनुजिकर, नोट कर लीजिएगा इनका नाम, ठीक है, जो कि एवोक के यहाँ पे सीईओ हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे जाएगा तो ये दोनों क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।
चलिए, श्रीलेखा सेट टू बिकम अ केरला फर्स्ट वुमेन इन विच पोस्ट, किस पोस्ट पे, किस पद पे इनको यहाँ पे बनाया गया है, श्रीलेखा जी को। आर श्रीलेखा इनका पूरा नाम है, आर श्रीलेखा किस पद पर केरल की पहली महिला बनी है, तो ये बनी है दोस्तों डीजीपी। जी हाँ, आंसर नोट कर सकते हैं। जी हाँ, डायरेक्टर जनरल पुलिस ये कहते हैं यहाँ पे डीजीपी को, और ये बनी है दोस्तों डीजीपी। ठीक है, और आपको बता दें इनके बारे में, पहले ये एडीजीपी थी। जी हाँ, आर श्रीलेखा इन द ऑल सेट बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल पुलिस इन केरला। सी एज्यूम द चार्ज एज द न्यू हेड ऑफ द फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज इन 1 जून। 1 जून से ये फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के लिए यहाँ पे डीजीपी बन गई हैं और यहाँ से अब अपनी ज्वाइनिंग करेंगी। दूसरा तथ्य है दोस्तों कि सी इज अ रेसिपेंट ऑफ द प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, और इनको सम्मानित भी किया गया है प्रेसिडेंट की तरफ से। ठीक है, एक ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों श्रीलेखा जो है यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकी हैं रबर मार्केटिंग फेडरेशन के लिए केरला स्टेट में। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं इनके बारे में। चलिए, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, आपको याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, हु इज अपॉइंटेड न्यू कैपजेमिनी सीईओ। सीईओ कौन बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं कैपजेमिनी। देखिए, कैपजेमिनी भी एक आईटी सेक्टर की कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, नोट कर सकते हैं। आंसर यहाँ पे कीजिएगा, इट्स ए ईमान इज़्ज़त। नोट कर लीजिएगा, ईमान इज़्ज़त को यहाँ पे बनाया गया है कंपनी का सीईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जी हाँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दोस्तों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि जो कैपजेमिनी है उसका हेडक्वार्टर पेरिस होता है, फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस की राजधानी भी पेरिस है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन रिलेट करके पूछ सकता है। अच्छा, कुछ तथ्य भी है यहाँ पे, उनको लिख सकते हैं आप लोग, तो लिख लीजिएगा। वैसे मैं पीडीएफ आपको ये दे ही दूंगा, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ईमान इज़्ज़त जो है दोस्तों, ये क्या है, तो बनी है सीईओ कैपजेमिनी की। जी हाँ, फ्रेंच टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड ये कंपनी कैपजेमिनी, और ये भारत में भी इसका बिजनेस है, यानी कि भारत में भी ये आउटसोर्सिंग करती है कंपनी। ठीक है, हरमेलिन कंटिन्यूज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। जी हाँ, हरमेलिन जो है यहाँ पे अभी फिलहाल चेयरमैन, एज ए चेयरमैन की तरफ से यहाँ पे बोर्ड में कंटिन्यू कर रही हैं। इज़्ज़त जो है ये 1 जनवरी 2018 से मई 2020 तक मुख्य परिचालन अधिकारी, और दिसंबर 2012 से 18 के तक ये वित्तीय अधिकारी के रूप में भी पहले काम कर चुकी हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग मॉडल जो है यहाँ पे दोस्तों जिसके ऊपर ये काम करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी। ठीक है, कैपजेमिनी में इन्होंने कैपजेमिनी के साथ 20 से अधिक सालों तक काम किया है, तो ये एक अच्छी मतलब एम्प्लॉय भी हैं, रह चुकी हैं यहाँ पे, और अब इनको क्या है, तो यहाँ पे सीईओ बना दिया गया है कैपजेमिनी का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टेक द क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन फॉर द सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए क्लाउड आधारित अनुप्रयोग, क्लाउड आधारित यानी कि जो डेटाज हैं आपके सेव कहीं ना कहीं होते हैं, तो उनको लेकर यहाँ पे एक कौन सा जिला है। जी हाँ, विच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टेक द क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन फॉर द सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, कौन सा जिला है, तो बताना है दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर। बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए। जी हाँ, डिब्रूगढ़, जो कि असम का एक जिला है दोस्तों। ठीक है, नोट कर सकते हैं, जो कि नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए ये आधारित के लिए इसको जिला को चुना गया है, जिला प्रशासन ने चुना है इसको। दोस्तों नोट कर सकते हैं, चूंकि असम से क्वेश्चन है, तो असम की राजधानी दिसपुर होती है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, और गवर्नर है यहाँ पे जगदीश मुखी। ये 3 पॉइंट तो आपको हर जिले का, हर स्टेट का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको अगर स्टेट से पूछे तो ध्यान रखना है, किसी भी कंट्री का पूछे तो वहाँ के पीएम, प्रेसिडेंट और करेंसी और वहाँ की राजधानी, ये 4 चीज़ वहाँ से ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल 110% बनेगा ही बनेगा एग्जाम में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे इसके, जी हाँ, स्वागतम करके जो यहाँ पे है सरकार की यात्रा के लिए प्रवेश द्वार, डिप्टी कमिश्नर पल्लव गोपाल झा द्वारा डिब्रूगढ़ में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। जी हाँ, ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्वागतम। ठीक है, असम राज्य ने अपनी तरह का पहला एक क्लाउड आधारित अनुप्रयोग जो सॉफ्टवेयर है एनआईसी भारत सरकार के विकसित किया गया था, उसको अपनाया है। ठीक है, स्वागतम, याद रखिएगा नाम इसका। ये क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि असम सरकार के डिब्रू जिले में कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो स्वागतम। ठीक है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है ना,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, याद रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड। देखिए नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, और पूछा भी है एग्जामों में आपके। तो नाबार्ड ने प्रतिबंध लगाया है पश्चिम बंगाल को कितना समर्थन के लिए? चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे जल्दी से। चलिए नाबार्ड ने प्रतिबंध लगाया है पश्चिम बंगाल को कितने रुपए का? तो आंसर कीजिएगा 1050 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब नाबार्ड ने क्यों प्रतिबंध लगाया भाई यहाँ पे, तो थोड़ा सा जान लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आप इसके बारे में जान लीजिए नाबार्ड के बारे में। मुंबई इसका हेडक्वार्टर होता है। फॉर्मेशन जो है यहाँ पे 12 जुलाई 1982 का है इसका बना हुआ, और चेयरमैन है यहाँ पे चिंतला गोविंद राजुलू। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा 3 पॉइंट नाबार्ड के बारे में। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ तथ्य बताने वाला हूँ, उसको नोट कर सकते हैं। नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, जी हाँ इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। जी हाँ, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ने ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को गरीबों से, जी हाँ गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पश्चिम बंगाल में अब तक के चालू वित्त वर्ष के 1050 करोड़ रुपए का ऋण की मंजूरी दी है। अच्छा, ये ऋण की मंजूरी दी है। ठीक है, ये बैन नहीं किया यहाँ पे, ये ऋण की मंजूरी दी है। यहाँ पे क्वेश्चन शायद कुछ प्रतिबंध लिख दिया गया है, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, है ना। ये ऋण है, ये इसका जो इंग्लिश है वो कन्वर्ट हो गया है हिंदी, गलत। ठीक है, ऋण दिया है यहाँ पे। ठीक है, 1050 करोड़ रुपए का। अच्छा, विशेष तरलता सुविधा जो है दोस्तों आपको बता दें कि जो है SLF जो है यहाँ पे इसको ऋण सहायता राज्य सरकारी बैंक जो है वहाँ पे सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सूक्ष्म वित्त संस्थानों में विस्तृत करने का आदेश दिया गया है। एंड द नाबार्ड हैज ऑलरेडी disbursed and the amount of 720 करोड़ टू द स्टेट कोऑपरेटिव रीजनल रूरल बैंक। जी हाँ, नाबार्ड ने ऑलरेडी पहले से भी 720 करोड़ रुपए जो है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को ऋण दे चुका है, और उसके अलावा उसमें से अब 1050 करोड़ रुपए और आगे देने का यहाँ पे घोषणा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश प्रीमियर लीग किस तिथि को फिर से शुरू होगी? इंग्लिश प्रीमियर लीग, जी हाँ ये होगा दोस्तों आपको यानी कि 17 जून। नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आंसर हमारा ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट तथ्य है, कुछ लिख लीजिएगा। प्रीमियर लीग का सीजन 17 जून को फिर से शुरू होगा, क्योंकि ये पहले 13 मार्च को शुरू होने वाला था, लेकिन ड्यू टू नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक, जी हाँ यहाँ पे जो आपका कोविड-19 का जो हमारा महामारी फैला पूरे विश्व भर में, इसके चलते अब इसका डेट एक्सटेंड करके 17 जून कर दिया गया है। ठीक है, ये सेशन जो है दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि एस्टोन विला और शेफील्ड यूनाइटेड एंड द मैनचेस्टर सिटी वर्सेस द आर्सेनल के बीच में खेला जाएगा, होगा ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जून 19 से 21 तक ये पूरे गेम समाप्त कर लिए जाएंगे यहाँ पे करके। ठीक है, तो ये फुल फिक्स्ड है, और ये फुल फीचर्स जो है आपके 19 जून से 21 जून तक कंप्लीटली खत्म हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, इसके बारे में बताया गया एक्चुअली। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपको पता होना चाहिए, अजीत जोगी जी हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया। जी हाँ, अजीत जोगी जो कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी दोस्तों रायपुर होती है, ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों ये 74 साल के थे जिनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई। अजीत जोगी हैड सर्व एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट छत्तीसगढ़ फ्रॉम द नवंबर 2000 टू 2003। जी हाँ, 3 साल के लिए यहाँ पे ये क्या बने थे, तो मुख्यमंत्री के रूप में इनको चुना गया था दोस्तों। ठीक है, अजीत जोगी को। ही पार्टेड अवे द कांग्रेस इन 2016 एंड वेंट टू द फॉर्म ऑफ द जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2016 में फिर क्या हुए, जो कि 2016 में कांग्रेस पार्टी से यहाँ पे अलग हुए, और ये फिर चले गए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की एक पार्टी में। ठीक है, और इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है, अजीत जोगी इनका नाम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये पूरे सिनारियो खत्म होता है, और आज आपके लिए जितने भी प्रश्न हमने यहाँ पे दिए थे, इन सब आपने कितना उत्तर सही किया ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे भाई बंधु यहाँ पे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।